उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। राज की मौत, मुसन्निफ ज़हीर अहमद। मोहतरम क़ारीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नया नावल राज की मौत आपके हाथों में है। ये नावल X2 का राज का दूसरा और आखिरी हिस्सा है। नावल इंतहाई सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर है, जिसका आखिरी हिस्सा पढ़ने के लिए आप यकीनन बेचैन हो रहे होंगे। इस नावल में आपको वो तमाम खूबियां दिखाई देंगी जिन्हें आप पसंद करते हैं। इमरान और ब्लैक ज़ीरो, जो X2 का राज में इमरान के सामने ओपन होने की वजह से परेशान थे और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस गंभीर मसले को कैसे सुलझाएं और ऐसा कौन सा रास्ता इख्तियार करें कि मेम्बरान को X2 का राज मालूम होने के बावजूद मौत की सज़ा ना दी जाए और मेम्बरान इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि इमरान ही असल X2 है। इन दोनों के लिए ये बात भी सुहाने रूप बनी हुई थी कि असल हकीकत जानने के बावजूद वो इनके साथ काम करना पसंद करेंगे और क्या वो वाकई ही इमरान को बतौर X2 तस्लीम कर लेंगे। ये एक ऐसा उलझा हुआ मसला था जिसका बेज़ाहिर कोई हल दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आखिर इस मसले को सुलझाना तो था और ये मसला कैसे और किस अंदाज में सुलझाया गया है, इसे पढ़कर आप यकीनन अश कर उठेंगे और मुझे यकीन है कि ये नावल सिर्फ साबका नावलों से कहीं ज़्यादा आपको पसंद आएगा, बल्कि आप सब मुझे दादे तहसीन देने पर भी मजबूर हो जाएंगे। ये नावल अपनी मिसाल आप है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप नावल का बकिया हिस्सा पढ़ने के लिए बेचैन हो रहे होंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आप सब दोस्तों से ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि नावल पढ़ने के बाद आप मुझे इस नावल के हवाले से एक ख़त ज़रूर तहरीर करें, क्योंकि आपकी आरा मेरे लिए मशल रहा है। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका निगहबान हो। आपका मुखलिस ज़हीर अहमद। तनवीर ने कार का रुख मुसाफात की तरफ जाने वाली सड़क की तरफ मोड़ा और इंतहाई तेज रफ्तारी से कार दौड़ाता ले गया। राना हाउस में लेडी घोष के खिलाफ जाल बिछाने का अमल चूंकि रुक गया था और लेडी घोष का वहां दोबारा आने का कोई चांस नहीं था, इसलिए जूलिया ने फैसला किया था कि वो अपने अपने तौर पर ही अब लेडी घोष को तलाश करेंगे। वो सुर्ख रोशनी या सुर्ख चश्मों वाले शीशे में गैबी हालत में होने के बावजूद लेडी घोष को देख सकते थे, इसलिए जूलिया ने तमाम मेंबरान को अपने पास सुर्ख शीशों वाली ऐनकें रखने की हिदायत दी थी और उन्हें हुक्म दिया था कि वो पूरे दारुल हुकूमत में फैल जाएं और हर तरफ चेकिंग करें और उन्हें जहां भी सुर्ख शीशों वाली ऐनक से सुर्ख रंग में लेडी घोष का साया दिखाई दे वो फौरन एक दूसरे को इतला दें। जूलिया ने इन सबके ट्रांसमीटरों की एक ही फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करा ली थी ताकि इन सबका आपस में ना सिर्फ लिंक रहे बल्कि जरूरत पड़ने पर वो एक दूसरे से बात भी कर सके। एक फ्रिक्वेंसी के लिंक होते ही इन सबके स्पीकर और माइक फिक्स्ड हो जाते थे, जिसकी वजह से वो आम सेल फोन की तरह एक दूसरे से बातें भी कर सकते थे और एक दूसरे की बातें सुन भी सकते थे। उन्हें बार बार बटन दबाने या ओवर कहने की जहमत नहीं उठाना पड़ती थी। जूलिया और उसके साथियों को इस बात का बखूबी इल्म था कि लेडी घोष सड़कों पर घूमती हुई तो कहीं नजर नहीं आएगी, लेकिन वो इसकी तलाश में जो कुछ कर सकते थे करना चाहते थे ताकि इनमें से किसी एक को भी लेडी घोष का पता चले तो वो फौरी तौर पर सबको इन्फॉर्म कर सकें और फिर वो सब मिलकर लेडी घोष को घेर कर पकड़ सकें। इसलिए जूलिया की हिदायत पर वो सब अपनी अपनी कारों में निकल खड़े हुए थे। यहाँ तक कि जूलिया ने 4 स्टार्स को भी अलग अलग रहने की हिदायत दी थी ताकि वो भी अपने अपने तौर पर लेडी घोष को तलाश कर सके। तनवीर पहला ही तो सारा दिन सड़क गर्दी करता रहा। उसने आंखों पर कलर चश्मा लगा रखा था जिसका एक बटन प्रेस करने से शीशों को मल्टी कलर्स के साथ साथ किसी एक कलर पर भी एडजस्ट किया जा सकता था। इसने चश्मे का बटन प्रेस करके उसे सुर्ख रंग के शीशों में बदल रखा था जो इसकी आंखों पर अजीब सा लग रहा था, लेकिन इस रंग का चश्मा इस वक्त उसकी ही नहीं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान की जरूरत थी। तनवीर ने सोचा था कि लेडी घोष जो साइंसी आलात की वजह से खुद को गायब भी रख सकती है और साइंसी जादू के इस्तेमाल से एक जगह से दूसरी जगह भी आसानी से और फौरन पहुंच सकती है, इसलिए हो सकता है कि वो दारुल हुकूमत की बजाय किसी ऐसी जगह रहती हो जहां उसके बारे में किसी का ख्याल भी ना जाता हो। बहुत सोचने के बाद तनवीर इस नतीजे पर पहुंचा था कि उसे शुमाली पहाड़ियों को चेक कर लेना चाहिए। हो सकता है कि लेडी घोष शहर से अलग थलग किसी वीरान इलाके या फिर किसी खंडर में रहती हो और जरूरत के वक्त ही वहां से बाहर आती हो, इसलिए तनवीर ने शुमाली पहाड़ों की तरफ जाने का फैसला कर लिया था। शुमाली पहाड़ों में आते ही वो अपनी कार साइड से गुजारता हुआ कच्ची सड़क पर ले आया। फिर वो कार पहाड़ों के दरमियान बने हुए ऊंचे नीचे रास्तों पर दौड़ाता ले गया। उसकी नजरें इर्द गिर्द के इलाके पर जमी हुई थी। हर तरफ गहरी खामोशी और वीरानी छाई हुई थी। तनवीर कुछ देर पहाड़ी रास्तों पर कार दौड़ाता रहा, फिर उसने कार एक बड़ी पहाड़ी की तरफ मोड़ी। उसकी साइड से गुजरता हुआ एक खुले मैदान के इलाके में आ गया। सामने
में 3 पहाड़ियां एक साथ जुड़ी हुई थी। इनमें से 2 पहाड़ियों में गारों के दहाने दिखाई दे रहे थे। तनवीर को न जाने क्या सूझी कि वो कार बड़े गार वाले दहाने की तरफ ले गया और फिर गार में दाखिल होते ही उसने कार की हेडलाइट्स ऑन की और कार आगे बढ़ाता ले गया। गार ज्यादा तवील नहीं था। जैसे ही गार खत्म हुआ तनवीर ने कार रोक दी और चंद लम्हे बाद वो सुर्ख शीशों वाले चश्मे से कार की हेडलाइट्स की रोशनी में गार देखता रहा। फिर उसने कार की हेडलाइट्स ऑफ की और कार का इंजन बंद कर दिया। लगता है इस तरफ आकर मैंने गलती ही की है। इस कदर वीरान और खामोश इलाके में भला लेटी घोष का क्या काम हो सकता है, तनवीर ने बड़बड़ाते हुए कहा। चंद लम्हे वो कार में बैठा रहा। फिर वो कुछ सोचकर कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। फिर वो गार के दहाने की तरफ बढ़ता चला गया। उसी लम्हे उसकी नजर साइड में मौजूद एक क्रैक पर पड़ी तो वो चौंक पड़ा। क्रैक खासा चौड़ा था और दूर तक जाता हुआ दिखाई दे रहा था। तनवीर ने जेब से सेल फोन निकाला, उसकी फ्लैश लाइट ऑन करके दरार में देखने लगा। ऐसे लग रहा था जैसे गार की दीवार 2 हिस्सों में फट गई हो और वहां खासा बड़ा क्रैक बन गया हो जो दूर तक जाता हुआ दिखाई दे रहा था। तनवीर चंद लम्हे क्रैक में झांकता रहा। फिर अचानक उसे जमीन के नीचे हल्की सी धमक का एहसास हुआ। धमक सुनकर तनवीर चौंक पड़ा। इसने गौर किया तो ऐसी आवाजें आ रही थी जैसे जमीन के नीचे कहीं लावा उबर रहा हो। ये कैसी आवाजें हैं, तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो नीचे झुका और उसने अपना एक हाथ जमीन पर लगा दिया। जमीन के नीचे से हल्की हल्की धमक की आवाजें बदस्तूर सुनाई दे रही थी। ये आवाजें क्रैक की तरफ से आती हुई मालूम हो रही थी। तनवीर सीधा हुआ और फिर वो सेलफोन की रोशनी क्रैक में डालता हुआ आगे बढ़ना शुरू कर दिया। क्रैक इतना चौड़ा था कि वो इसमें आसानी से आगे बढ़ सकता था। क्रैक चक्कर खाता हुआ जा रहा था। जैसे जैसे तनवीर आगे बढ़ता जा रहा था उसके पैरों के नीचे धमक की आवाज तेज होती जा रही थी। यहाँ कुछ ना कुछ तो है, वरना ये आवाजें, तनवीर ने हैरत से बड़बड़ाते हुए कहा और इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था और उसके कदमों के नीचे आवाजें तेज होती जा रही थी। अब तनवीर को एहसास होना शुरू हो गया था कि इस पहाड़ी के नीचे बड़े बड़े जनरेटर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके कदमों के नीचे होने वाली धमक ऐसी ही थी जैसे जमीन के नीचे हैवी ड्यूटी जनरेटर्स और बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हों। क्या हो सकता है इस पहाड़ी के नीचे, तनवीर ने बड़बड़ाते हुए कहा। वो क्रैक को खसूसी तौर पर इंतहाई बारीक बीनी से चेक करने लगा, लेकिन कोशिश के बावजूद उसे वहां ऐसा कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था जो ज़ेरे ज़मीन जाता हो, जहां मशीनें और जनरेटर्स काम कर रहे थे। तनवीर इस क्रैक से होता हुआ आगे मौजूद दूसरे कार में आ गया। ये कार पहले कार से कहीं बड़ा और वसी और अरीज था जिसमें तनवीर ने अपनी कार रोकी थी। कार बेहद साफ सुथरा था और इस कार को देखकर तनवीर को इस बात का अंदाजा लगाने में देर न लगी कि ये कार कुदरती नहीं बल्कि इंसानी हाथों का बना हुआ है। तनवीर कार के हर हिस्से को चेक करता रहा, लेकिन उसे नीचे जाने का कोई रास्ता दिखाई ना दिया। तनवीर कुछ सोचकर गार के बाहर वाले दहाने की तरफ बढ़ गया। उसके पैरों के नीचे बदस्तूर हल्की हल्की धमक महसूस हो रही थी। वो दहाने के करीब पहुंचा ही था कि अचानक उसे सामने से स्याह रंग की एक कार तेजी से उस तरफ आती हुई दिखाई दी। तनवीर फौरन कार की साइड दीवार से लग गया और उसने एक चट्टान की आड़ लेकर गौर से इस कार को देखना शुरू कर दिया जो एक पहाड़ी मोड़ मोड़ कर गिर्द उड़ाती हुई इस तरफ आ रही थी। कुछ ही देर में स्याह रंग की कार इस कार से कुछ फासले पर आकर रुक गई। तनवीर की नजरें कार की फ्रंट पर पड़ी तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि कार की ड्राइविंग सीट पर सर सुल्तान मौजूद थे। वो खुद कार ड्राइव करके लाए थे। ये सर सुल्तान यहाँ क्यों आए हैं? इनका इस वीरान और सुनसान इलाके में क्या काम? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। सर सुल्तान ने कार रोक दी थी और वो कार से निकलकर कार से टेक लगाकर खड़े हो गए थे। इनका रुख इस तरफ था जिस तरफ से वो आए थे। यूं लग रहा था जैसे सर सुल्तान किसी का इंतजार करने के लिए वहां खड़े हुए हैं। अभी चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि तनवीर ने दूर से एक बार फिर धूल उड़ती हुई देखी। उसने गौर किया तो ये देखकर उसकी आंखों में एक बार फिर हैरत की लहर उठी कि इस बार सुर्ख रंग की एक स्पोर्ट्स कार तेजी से इस तरफ आ रही थी और कार देखते ही तनवीर पहचान गया कि आने वाला इमरान है। थोड़ी देर बाद इमरान की कार सर सुल्तान के पास आकर रुक गई। इमरान को देखकर तनवीर फौरन साइड पर हो गया। वो कार के किनारे पर खड़ा था। वहां एक खासी बड़ी चट्टान थी जिसके पीछे वो छुपा हुआ था। इमरान और सर सुल्तान जब तक आगे ना आ जाते वो इन्हें दिखाई ना दे सकता था। ताजुब है, सर सुल्तान भी यहाँ है और इमरान भी यहाँ पहुंच गया। आखिर ये दोनों यहाँ किस लिए आए हैं? तनवीर ने बड़बड़ाते हुए कहा। इमरान ने आते ही सर सुल्तान को देखकर मखसूस अंदाज में बात करनी शुरू कर दी। तनवीर को इमरान और सर सुल्तान की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी और फिर जब सर सुल्तान ने इमरान से बातें करनी शुरू की तो ये सुनकर तनवीर के दिलो दिमाग में धमाके होने शुरू हो गए कि इमरान ही असल X2 था जिसके बारे में सर सुल्तान सब कुछ जानते थे। ये सब सुनकर तनवीर को इमरान पर शदीद गुस्सा आया कि उसने ना जाने कितने अरसे से इन सब से अपनी असलियत छुपा रखी थी। दानिश मंजिल में एक डमी X2 मौजूद था जो इमरान की मौजूदगी में इन सब को डील करता था और इस डमी X2 का नाम ब्लैक ज़ीरो था जो इमरान की दोस्त की हैसियत से कई बार उनसे मिल भी चुका था। इमरान के X2 होने की हकीकत सुनकर
कर तनवीर के दिलो दिमाग में जहां धमाके हो रहे थे वहां उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था कि वो जिस इंसान को अहमक और अपना दुश्मन समझता है वही उसका चीफ था। तनवीर का बस नहीं चल रहा था कि वो अभी आगे जाए और इमरान को बता दे कि इसकी सारी हकीकत इस पर खुल चुकी है। उसे मालूम हो चुका है कि वो और दानिश मंजिल में मौजूद डमी X2 किस तरह से ना सिर्फ उसे बल्कि सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान को अहमक समझ रहे थे। तनवीर ने ना सिर्फ इमरान की सर सुल्तान से होने वाली तमाम बातें सुन ली थी बल्कि उसने इमरान को दानिश मंजिल कॉल करके X2 से बातें करते भी सुन लिया था। और X2 जिस तरह इमरान के साथ मौतबाना लहजे में बात कर रहा था उसे सुनकर तनवीर के पास शक की कोई गुंजाइश नहीं रह गई थी कि इमरान ही असल X2 है। इसके जिस्म में यकलख्त कपकपाहट सी आ गई, उसके दिमाग में जैसे छिपकली सी सवार हो गई। तनवीर की आंखें हैरत से फटी हुई थी और वो पलकें झपकाए बगैर इमरान की तरफ टुकर टुकर देखता हुआ और मशीनी अंदाज में चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता आगे आया और इमरान के सामने खड़ा हो गया। तुम X2 हो? तनवीर ने हकलाती हुई आवाज में कहा। ये तुम क्या कह रहे हो? इमरान ने करख्त लहजे में कहा। बको मत, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मुझे पता चल गया है कि असली X2 तुम हो और दानिश मंजिल में बैठा हुआ शख्स ताहिर जिसे तुम अपने दोस्त के तौर पर हमारे सामने लाते हो वो तुम्हारा डमी है। मैंने सब कुछ सुन लिया है। इमरान और X2 का ये राज मुझे ही नहीं बल्कि तमाम मेंबरान पर भी ओपन हो गया है। ये देखो मेरा वॉच ट्रांसमीटर, इस पर फ्री फ्रीक्वेंसी ऑन है और जूलिया समेत तमाम मेंबरान ने तुम्हारी सर सुल्तान और डमी X2 की तमाम बातें सुन ली है। तनवीर ने वॉच ट्रांसमीटर वाला हाथ ऊपर करते हुए कहा और उसका फ्री फ्रीक्वेंसी वाला डायल रोशन देखकर इमरान का चेहरा यकलख्त पथरीली चट्टानों की तरह सख्त हो गया। उसकी आंखों में जापिराना चमक उभर आई, ऐसी चमक जो हलाकू और चंगेज खान की आंखों में भी ना उभरी हो। इसका चेहरा बदलते देखकर तनवीर बुखलाकर कई कदम पीछे हट गया। सर सुल्तान भी घबराकर कई कदम पीछे हट गए। इमरान ने बिजली की सी तेजी से जेब से रिवॉल्वर निकाला, फिर उससे पहले कि तनवीर कुछ समझता उसने तनवीर पर फायर कर दिया। तनवीर के मुंह से एक जोरदार चीख निकली और वो उछलकर पीछे जा गिरा, लेकिन वो फौरन उठकर खड़ा हो गया क्योंकि इमरान ने गोली उससे नहीं उसकी कलाई पर मौजूद वॉच ट्रांसमीटर पर मारी थी। गोली लगते ही वॉच ट्रांसमीटर का डायल उड़ गया, उससे चिंगारियां से निकली और तनवीर को कलाई पर जबरदस्त झटका महसूस हुआ और झटके की शिद्दत से उछलकर गिरा था। जैसे ही तनवीर उठकर खड़ा हुआ इमरान ने आगे बढ़कर रिवॉल्वर उसके सर से लगा दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? तनवीर ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। वही जो मुझे करना चाहिए। X2 का राज जानने वाला किसी भी सूरत में जिंदा नहीं रह सकता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इमरान ने हलक के भल खुर्राते हुए कहा। रुक जाओ इमरान, ये तुम क्या कर रहे हो? सर सुल्तान ने इमरान को तनवीर के सर से रिवॉल्वर लगाते देखकर बौखलाए हुए लहजे में कहा। आप वहीं रुक जाएं सर सुल्तान, इसे X2 के राज का पता चल चुका है। अब मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैं X2 नहीं। और अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि मुतफन्ना ने लिखा है कि X2 का राज जानने वाला किसी भी सूरत जिंदा नहीं रह सकता। इमरान ने सर्द लहजे में कहा तो सर सुल्तान के कदम वहीं रुक गए। लेकिन सर सुल्तान ने परेशानी के आलम में कहा। मैं जैसा आपसे कह रहा हूं वैसा ही करें और मुझे इससे बात करने दें। इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा तो सर सुल्तान गुस्से और परेशानी के आलम में होंठ काटने लगे। तो अपनी हकीकत छुपाने के लिए अब तुम मुझे गोली मारोगे? तनवीर ने इमरान की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। हाँ, ये मेरा नहीं पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की चीफ X2 का फैसला है। इमरान ने गुर्रा कर कहा। तो फिर तुम्हें मेरे साथ जूलिया और सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान को भी हलाक करना पड़ेगा। तुमने मेरा वॉच ट्रांसमीटर तबाह कर दिया, लेकिन ये गलत नहीं है। मेरा वॉच ट्रांसमीटर ऑन था और हम सब एक दूसरे से लिंक्ड थे। सबने ही तुम्हारी और सर सुल्तान की बातें सुनी हैं। यहाँ तक कि तुमने डमी X2 से जो बातें की थी वो सब भी मेंबरान तक पहुंच चुकी हैं। क्या तुम इन सबको भी हलाक कर दोगे? क्योंकि वो भी मेरी तरह इस हकीकत से आगाह हो चुके हैं कि X2 कौन है। तनवीर ने तल्ख लहजे में कहा। तुम यहां करने क्या आए थे? इमरान ने उसी तरह इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मैं यहाँ लेडी खोस को ढूंढने हुए आ गया था। अब ये तुम्हारी बदकिस्मती ही थी कि जब मैं गार से बाहर निकल रहा था तो मैंने सर सुल्तान की कार आते देख ली। उन्हें यहाँ आते देखकर मैं हैरान रह गया कि वो और तहाने की साइड पर छुप गया था और फिर तुम आ गए। तुम्हें और सर सुल्तान को एक साथ यहाँ देखकर मैं हैरान हो ही रहा था कि तुमने सर सुल्तान के साथ बातें करनी शुरू कर दी, जिन्हें सुनकर मैं सख्ते में आ गया और मुझे ये तुम्हारा ये रूप आश्कार हो गया कि हम जिस X2 को बरसों से देखने की हसरत दिल में लिए बैठे थे और वो X2 जो 7 पर्दों में छुपा हुआ था वो तुम हो। तनवीर ने कहा। ये X2 की नहीं तुम्हारी बदकिस्मती है तनवीर कि तुम्हें ये राज मालूम हो गया और मुफन्ना ने वाज़े तौर पर यही लिखा है कि X2 का राज जानने वाला किसी सूरत जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए मुझे अब तुम्हें हलाक करना पड़ेगा। तुम्हारी हलाकत से ही X2 का राज महफूज रह सकता है। इमरान ने गुर्राते हुए कहा।
बाकी मेंबरान का क्या करोगे? क्या इन सबको भी तुम मेरी तरह हलाक कर दोगे? तनवीर ने जवाबन खुर्रा कर कहा, हाँ, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि पाकिशिया सीक्रेट सर्विस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाए और उनकी जगह नए मेंबरान को सर्विस में शामिल कर लिया जाए। इमरान ने कहा। इमरान बेटे, सर सुल्तान ने इमरान को एक बार फिर पुकारते हुए कहा, सॉरी सर सुल्तान, ये मेरा नहीं X2 का फैसला है, और अब जानते हैं कि X2 एक बार जो फैसला कर ले वो पत्थर पर लकीर होता है, इमरान ने कहा। अचानक इमरान की नजरें तनवीर के हुक्म में पड़ी तो वो यकलक चौंक पड़ा। लेडी घोस्ट, इमरान के मुंह से निकला। लेडी घोस्ट का नाम सुनकर तनवीर बिजली की सी तेजी से पलटा और यही वो मार खा गया। इमरान ने उसे डॉज देने के लिए लेडी घोस्ट का नाम लिया था। जैसे ही तनवीर लेडी घोस्ट को देखने के लिए पलटा, उसी लम्हे उसके सर पर कयामत उठ पड़ी। तनवीर की हलक से जोरदार चीख निकली और फिर इससे पहले कि वो संभलता, इमरान ने रिवॉल्वर का दस्ता एक बार फिर उसके सर पर मार दिया। तनवीर उछलकर नीचे गिरा और साकित होता चला गया। ये तुमने क्या कर दिया इमरान बेटे? सर सुल्तान ने बुखलाए हुए लहजे में कहा। फिलहाल मैंने उसे बेहोश किया है, लेकिन अब इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। X2 का राज फाश होना हमारे लिए नेक शगुन नहीं है। मुझे असल परेशानी इस बात की है कि तनवीर का ट्रांसमीटर फ्री फ्रीक्वेंसी पर एडजस्ट था और इस ट्रांसमीटर से हमारी सारी बातें तमाम मेंबरान ने सुन ली हैं। इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा, यह सब क्या हो गया इमरान बेटा? तुमने X2 के जिस राज को इतने बरसों से छुपा रखा है, ये इस तरह अचानक और गैर मुतवक्का तौर पर तमाम मेंबरान पर ओपन हो जाएगा, इसका तो मुझे गुमान ही ना था। थोड़ी देर कबल मैंने तुमसे अज़े राह मजाक बात की थी कि अगर मेंबरान को तुम्हारी हकीकत का पता चल जाए तो क्या होगा, लेकिन मेरी बात इस तरह सच हो जाएगी, इसका तो वाकई मुझे मामूली सा भी अंदाज़ा नहीं था। सर सुल्तान ने खोए खोए से लहजे में कहा। बास लम्हात कबूलियत के होते हैं और मुँह से निकली हुई बात पूरी हो जाती है। शायद इस बार भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन बहरहाल जो भी हुआ है बहुत बुरा हुआ है। इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा, या अल्लाह खैर, अब क्या होगा इमरान बेटा? सर सुल्तान ने इंतहाई हिरासा लहजे में कहा। सोचना पड़ेगा, इमरान ने कहा। उसी लम्हे इमरान ने रिवॉल्वर का रुख अचानक सर सुल्तान की तरफ कर दिया। उसे रिवॉल्वर अपनी तरफ करते देखकर सर सुल्तान बुरी तरह से उछल पड़े। क्या मतलब, ये तुम क्या कर रहे हो इमरान बेटे? सर सुल्तान ने बुखलाए हुए लहजे में कहा, लेकिन इमरान ने उनकी बात का कोई जवाब न दिया। उसने ट्रिगर दबाया। एक धमाका हुआ और माहौल एक तेज चीख की आवाज से गूंज उठा। कर्नल स्कॉट इंतहाई बेचैनी के आलम में अपने ऑफिस में इधर उधर टहल रहा था। उसके चेहरे पर शदीद परेशानी के तासुरात नुमाया थे और वो गहरी सोच में खोया हुआ दिखाई दे रहा था। उसी लम्हे कमरे का दरवाजा खुला और कॉटर अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर कर्नल स्कॉट चौंक पड़ा। कॉटर ने अंदर आते ही कर्नल स्कॉट को फौजी अंदाज में सैल्यूट किया। कुछ पता चला लेडी एंडा का? कर्नल स्कॉट ने कॉटर की तरफ उम्मीद अफरा नजरों से देखते हुए कहा। नो चीफ, हमने हर जगह उसे तलाश किया, लेकिन लेडी एंडा या उसकी लाश का कुछ पता नहीं चला। गोल्डफिश की ये बात झूठी साबित हुई है कि उसने लेडी एंडा को हलाक कर दिया था। अगर उसने लेडी एंडा को हलाक कर दिया होता तो हमें अब तक लेडी एंडा की लाश कहीं ना कहीं से जरूर मिल जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कॉटन ने जवाब दिया। हो सकता है कि गोल्डफिश ने उसे हलाक करके बरकी भट्टी में जला दिया हो या फिर उसकी लाश के टुकड़े करके किसी गटर में बहा दिए हो, कर्नल स्कॉट ने कहा। हमने इन तमाम पहलुओं को जहन में रखकर सर्चिंग की थी चीफ, लेकिन ब्लू आई क्लब में बरकी भट्टी नहीं है। अलबत्ता हमने गटर लाइनों की चेकिंग की है, वहां हमें बेशुमार गली सड़ी इंसानी लाशें मिली हैं जिन्हें शायद गोल्डफिश ने जाती दुश्मनी की बिना पर या फिर किसी और वजह से कत्ल किया था, लेकिन इन लाशों में लेडी एंडा की लाश नहीं है। मैंने आपके हुक्म पर ब्लू आई क्लब पर रेड किया था और वहां मौजूद चंद अफराद की हिरासत में लेकर उनसे पूछकुछ की थी। इनसे पता चलता है कि गोल्डफिश लेडी एंडा को शुमाली पहाड़ों में मौजूद खंडरात में ले गई थी। हमने उनकी निशानदही पर इन खंडरात की भी चेकिंग की। वहां हमें लेडी एंडा तो नहीं मिली, लेकिन कुछ ऐसे शवाहिद जरूर मिले हैं जिनसे पता चलता है कि खंडरात के नीचे तहखानों के पुराने जिंदान में वाकई ही लेडी एंडा को रखा गया था, लेकिन फिर उसे वहां से निकाल दिया गया। ऐसा शायद तब हुआ था जब हमने गोल्डफिश को उसके क्लब से उठाया था। उसके साथ ही लेडी एंडा को उठाकर किसी और नामालूम मकाम पर ले गए हैं, कॉटर ने तफसील बताते हुए कहा। इसका मतलब है तुम और तुम्हारी टीम ये पता लगाने में नाकाम हो गई है कि गोल्डफिश ने लेडी एंडा को कहाँ रखा था और वो जिंदा है भी या गोल्डफिश के कहने के मुताबिक वाकई उसे हलाक कर दिया गया है, कर्नल स्कॉट ने होंठ चबाते हुए कहा। यस चीफ, फिलहाल हम कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन ये तय है कि अभी लेडी एंडा हलाक नहीं हुई है। वो जिंदा है और गोल्डफिश के साथियों के कब्जे में है, जिसे वो नामालूम मकाम पर ले जाकर रोपोश हो चुके हैं। लेकिन मेरे साथी इन अफराद और लेडी एंडा को तलाश करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उम्मीद है जल्द ही उनका कोई ना कोई निशान जरूर मिल जाएगा, कॉटर ने कहा।
लेडी एंडा सब कुछ जानती है कॉटर। उसकी जबान खुल गई तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को हमारे हेडक्वार्टर के बारे में तमाम तफसीलात का इल्म हो जाएगा। आप फिक्र ना करें चीफ, इमरान और उसके साथी यहाँ नहीं पहुँच सकेंगे। मैंने इसराइल में रेड अलर्ट कर दिया है। इमरान और उसके साथी जिस रूप में भी यहाँ आएंगे वो हमसे नहीं छुप सकेंगे। हमारा हेडक्वार्टर पर प्रास्लो में है। अगर इमरान तक ये खबर पहुंच गई तो वो यकीनी तौर पर बराह रास्त प्रास्लो आएगा और मैंने प्रास्लो की हर सड़क पर डीडी कैमरे नस्ब करा दिए हैं, जिनका मैंने हेडक्वार्टर में एक अलग मॉनिटर सेक्शन बना दिया है। अब इमरान और उसके साथी जैसे ही प्रास्लो आएंगे, वो कहीं भी हों और किसी भी मेकअप में हो, वो DD1 कैमरों से नहीं छुप सकेंगे। और इन कैमरों के साथ मैंने स्काउट गन भी नस्ब करा दी है। मॉनिटर सेक्शन में जैसे ही इमरान और उसके साथी मार्क होंगे, ऑपरेटर्स मॉनिटर सेक्शन में बैठे बैठे इमरान और उसके साथियों को हिट कर सकते हैं। इनके कैमरों और गनों से अब इसराइल में मौजूद दूसरे ममालिक के एजेंट्स भी नहीं बच सकेंगे। तुम इन खतरनाक एजेंटों के बारे में नहीं जानते कॉटर। वो दुनिया के शातिर तरीन एजेंट है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बनाना जानते हैं। मैंने GP5 के चीफ कर्नल डेविड से उनके बारे में जो तफसीलात हासिल की हैं, तुम सुनोगे तो तुम्हारे भी होश उड़ जाएंगे। हमारी एजेंसी चूंकि हाल ही में कायम हुई है, इसलिए हम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस और इमरान के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन मेरे पास अब उनकी मुकम्मल रिपोर्ट आ चुकी है। तुम भी एक बार ये रिपोर्ट पढ़ लो, फिर तुम्हें भी अंदाजा हो जाएगा कि मेरे परेशान होने की वजह क्या थी। कर्नल स्कॉट ने कहा, यस चीफ, आप कहते हैं तो मैं रिपोर्ट पढ़ लेता हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि दुनिया का बड़े से बड़ा एजेंट और फाल से फाल एजेंसी भी अब प्रास्लो में नहीं पहुंच सकेगी। यहां आने वाला कोई भी एजेंट मौत से नहीं बच सकेगा, चाहे वो कितना ही चालाक, सहीन और शातिर क्यों ना हो। उसने जदीद से जदीद तरीन मेकअप भी क्यों ना किया क्या हो। कॉटर ने कहा, मैं जानता हूं तुमने जो इंतजामात किए हैं वो वाकई ही फुल प्रूफ और इंतहाई जिद्दत के हामिल हैं। इन इंतजामात में से पूरी तरह मुतमईन हो गया हूं, लेकिन इसके बावजूद हमें अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे कि तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। कर्नल स्कॉट ने सख्त लहजे में कहा, यस चीफ, आप बेफिक्र रहें, जैसे आपने कहा है वैसा ही होगा। कॉटर ने जवाब दिया, लेडी एंडा की तलाश भी जारी रखो। मैं नहीं चाहता कि इस जैसे सहीन और सीरक लेडी एजेंट से सुपर एजेंसी को हाथ धोने पड़े। कर्नल स्कॉट ने कहा, यस चीफ, हम इसकी तलाश का काम जारी रखेंगे। कॉटर ने मौतबाना लहजे में कहा, गुड शो, अब तुम जाओ और सारेट को भेज दो। कर्नल स्कॉट ने कहा तो कॉटर ने उसे मौतबाना अंदाज में सैल्यूट किया और मड़कर कमरे से बाहर निकलता चला गया। उसके जाते ही कर्नल स्कॉट मेज की तरफ बढ़ा और फिर मेज की साइड से घूमकर अपनी मखसूस कुर्सी पर आकर बैठ गया। और उसके चेहरे पर इंतहाई इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे, जैसे वो वाकई कॉटर के इंतजामात से मुतमईन हो और उससे इमरान और उसके साथियों से अब कोई खतरा ना हो। चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला और एक कसरती और मजबूत जिस्म का मालिक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने नेवी ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था जो इस पर बेहद जच रहा था। उसने फौजी हेयर कट करा रखा था और उसकी आंखों पर स्याह रंग का चश्मा था। अंदर आते ही उसने कर्नल स्कॉट को मौतबाना अंदाज में सैल्यूट किया। उसके सैल्यूट मारने की आवाज सुनकर कर्नल स्कॉट चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। आओ सारेट, बैठो, कर्नल स्कॉट ने कहा तो नौजवान आगे बढ़ा और कर्नल स्कॉट का शुक्रिया अदा करते हुए उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। मास्टर गन का क्या हुआ? कर्नल स्कॉट ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा, मैंने एक्रीमिया में फॉरेन एजेंटों को कास्लो को इस काम पर लगा दिया है चीफ। इसने अब तक जो मालूमात फराहम की हैं, इन मालूमात के मुताबिक एक्रीमिया ने मास्टर गन्स उन्हें इंतहाई महदूद पैमाने पर तैयार की हैं, जो एक्रीमिया ने दुनिया भर के फॉरेन एजेंटों को दे रखी हैं। और वो फॉरेन एजेंट दुनिया के किसी भी हिस्से में और कहाँ भी हों, इनके बारे में हमारे पास कोई मालूमात नहीं। एक्रीमिया में सिर्फ 2 मकाम ऐसे हैं जहां ये मास्टर गन्स मौजूद हैं। सारेट ने कहा, कौन से हैं वो 2 मकामात? कर्नल स्कॉट ने पूछा। एक्रीमिया का व्हाइट पैलेस है जहां एक मास्टर गन मौजूद है और वो एक्रीमियन सदर के पास है, जबकि दूसरी मास्टर गन एक्रीमिया के टॉप सीक्रेट एजेंसी व्हाइट वाटर के चीफ एंग्रेड के पास है, जिसके हेडक्वार्टर के बारे में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। और व्हाइट वाटर का चीफ एंग्रेड भी दुनिया का खुफिया तरीन इंसान है जो ना जाने कौन है और कहाँ मौजूद है। इन दोनों से मास्टर गन हासिल करना तकरीबन नामुमकिन है, इसलिए मैंने दूसरे ममालिक में फॉरेन एजेंट्स को मुतहरिक कर दिया है कि वो एक्रीमियन फॉरेन एजेंट्स को तलाश करें जिनके पास मास्टर गन होने की तवक्को की जा सकती है। मास्टर गन हमें एक्रीमिया से बाहर ही कहीं मिल सकती है, एक्रीमिया से नहीं, सॉरेट ने जवाब देते हुए कहा। तो ये इंतहाई अहम इजाद है, फिर इस पर ज्यादा काम क्यों नहीं किया गया? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही। कर्नल स्कॉट ने होंठ चबाते हुए कहा, जिस साइंसदान ने मास्टर गन इजाद की थी उसने मास्टर गन का फार्मूला हुकूमत के हवाले करने की बजाय खुद इस पर काम किया था। वो हर काम अपनी निगरानी में कराता था और मास्टर गन मशीनी सिस्टम से नहीं बल्कि हैंड वर्क से बनाई जाती थी। एक मास्टर गन बनाने में इस साइंसदान का कई दिन लग जाते थे और वो भी अभी 100 गन ही बना पाया था कि एक हादसे में हलाक हो गया। मास्टर गन का फार्मूला
گولا اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا، اس لیے ان گن پر زیادہ کام نہیں کیا جا سکا تھا، ساریٹ نے کہا۔ تو جو گنز بنا لی گئی تھی ان کے سیمپل لے کر دوسرے سائنسدان بھی تو ان گنز پر کام کر سکتے تھے، کرنل اسکاٹ نے کہا۔ ایکریمین سائنسدان نے ماسٹر گنز کو پلاسٹک کیپسول سے بنایا تھا، اس نے ان کیپسولز میں ایسا لیکوڈ بھر دیا تھا کہ ان گنز کو اگر کھولا جاتا یا کسی مشینری سسٹم سے چیک کرنے کی کوشش کی جاتی تو کیپسول میں موجود لیکوڈ اس گن کو فوراً تباہ کر دیتے تھے۔ گن کی اندرونی مشینری پگھل جاتی تھی اور گن کا کوئی حصہ سلامت نہیں رہتا تھا کہ اس کی چیکنگ کی جا سکے، ساریٹ نے جواب دیا۔ تعجب کی بات ہے، ایکریمیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک سائنسدان اپنی ایجاد کو ملکی مفاد میں دینے کے بجائے خود اس پر کام کرے اور اس کا فائدہ اٹھائے، کرنل اسکاٹ نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ یس چیف، ایکریمین سائنسدان ماسٹر گن کے ذریعے بے پناہ دولت کمانا چاہتا تھا، اس نے ایک ماسٹر گن کے لاکھوں ڈالرز حاصل کیے تھے، اس لیے ایکریمیا نے اس سے مخصوص تعداد میں ہی ماسٹر گنز حاصل کی تھی، ساریٹ نے جواب دیا۔ خیر چھوڑو اس بات کو، ہمارے لیے یہ بہت ہے کہ اس سائنسدان کے ہلاک ہونے کے باوجود کئی ماسٹر گنز موجود ہیں اور ان میں سے ہمیں صرف ایک گن تلاش کرنی ہے تاکہ ہم بلو ڈائمنڈ سے وہ سارا مواد نکال کر جس کی ہمیں ضرورت ہے، کرنل اسکاٹ نے کہا۔ یس چیف، یہ گنز چونکہ مخصوص ایکریمین سیکرٹ ایجنٹوں کے پاس ہے، ان کی تعداد محدود ہے، اس لیے گن کی تلاش تھوڑی مشکل ضرور ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جلد یا بدیر ہمیں ایک ماسٹر گن ضرور مل جائے گی، ساریٹ نے کہا۔ کیا تمہاری نظر میں ایسا کوئی ایکریمین ایجنٹ ہے جس کے پاس ماسٹر گن ہو سکتی ہے؟ کرنل اسکاٹ نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ یس چیف، ایک ایجنٹ ہے، مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس ضرور ماسٹر گن ہوگی۔ اس ایجنٹ کا تعلق ایکریمیا کی بڑی ایجنسی وائٹ واٹر سے ہی ہے اور وائٹ واٹر کے کئی ایجنٹس آران، قبرص اور تنزانیہ میں موجود ہیں۔ ان ایجنٹوں کو وائٹ واٹر کا ٹاپ ایجنٹ لوسانگا کنٹرول کرتا ہے، وہ چونکہ ٹاپ ایجنٹ ہے اس لیے اس کے پاس ماسٹر گن ہونا لازمی امر ہے۔ لوسانگا قبرص میں موجود ہے، وہ انتہائی خفیہ انداز میں وہاں رہ رہا ہے، ہمارے ایک فورن ایجنٹ نے اسے وہاں دیکھا تھا، اس کی تلاش میں ہے۔ جس دن اسے لوسانگا کا پتہ چل جائے گا میں اپنا ایک گروپ لے کر خود وہاں چلا جاؤں گا اور ہر صورت میں لوسانگا کو گھیر لوں گا اور اس سے ماسٹر گن لے آؤں گا، ساریٹ نے کہا۔ اور اگر اس کے پاس ماسٹر گن نہ ہوئی تو؟ کرنل اسکاٹ نے کہا۔ اطلاعات کے مطابق ماسٹر گنز کی زیادہ تعداد وائٹ واٹر کے ایجنٹس کے پاس ہی ہے چیف، اور مجھے اس بات کی بھی خبر ملی ہے کہ وائٹ واٹر نے یہ گنز ٹاپ ایجنٹوں کو ہی فراہم کر رکھی ہیں، جنہیں ضرورت پڑنے پر ٹاپ ایجنٹس عام ایجنٹوں کو بھی فراہم کر دیتے ہیں، پھر اسے واپس لے لیتے ہیں۔ ایسا ہونا ناممکن ہے کہ لوسانگا کے پاس ماسٹر گن نہ ہو، ساریٹ نے کہا۔ گڈ شو، تو پھر جلدی سے جلد اسے تلاش کرو اور اسے انتہائی خفیہ طور پر ماسٹر گن حاصل کرو، مجھے ہر صورت اور ہر قیمت میں ماسٹر گن چاہیے، سمجھے تم؟ کرنل اسکاٹ نے کہا۔ یس چیف، ساریٹ نے معتمانہ لہجے میں جواب دیا۔ اب تم جا سکتے ہو، کرنل اسکاٹ نے کہا تو ساریٹ نے اسبات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے کرنل اسکاٹ کو سیلیوٹ کیا اور پھر وہ مڑ کر تیز تیز چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ چیخ کی آواز نسوانی تھی، نسوانی آواز سن کر سر سلطان بری طرح سے اچھل پڑے۔ اسی لمحے سر سلطان کے قریب تیز روشنی سی چمکی اور دوسرے لمحے سر سلطان کو اپنے قریب ایک خوبصورت لڑکی گڑی ہوئی دکھائی تھی۔ اس لڑکی نے سیاہ رنگ کا عجیب لباس پہن رکھا تھا، یہ لباس ویسا ہی تھا جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ پاکیشیا میں وارد ہونے والی لیڈی گھوسٹ پہنتی ہے، اور اس لباس میں اس کی کئی تصاویر بھی اخبارات میں شائع ہوئی تھی۔ لڑکی بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کی کلائی پر ایک عجیب غریب کھلونے نما گیجٹ بندھا ہوا تھا، جسے نہ صرف چنگاریاں پھوٹ رہی تھی بلکہ اسے دھواں بھی نکل رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ کیا یہ لیڈی گھوسٹ ہے؟ سر سلطان نے ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا۔ جی ہاں، یہ آپ کے نزدیک کھڑی تھی اور غور سے ہماری باتیں سن رہی تھی، میں نے اسے دیکھ لیا تھا، پھر میں نے اس کی کلائی پر بندھے ہوئے اس گیجٹ پر فائر کر دیا، گولی نے اس کا گیجٹ تباہ کر دیا۔ اس گیجٹ کے تباہ ہونے کے بعد ہی یہ یہاں ظاہر ہوئی ہے، اور شاید اس گیجٹ میں الیکٹرانک سسٹم نصب تھا جس کے جھٹکے سے یہ بے ہوش ہو گئی ہے، عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر یہ غیبی حالت میں موجود ہی تھی تو یہ تمہیں کیسے نظر آ گئی؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ غائب ہونے کے لیے جس سائنسی آلے کا استعمال کر رہی تھی اسے سرخ رنگ میں دیکھا جا سکتا ہے، میں نے یہاں آنے سے پہلے اپنی آنکھوں میں ملٹی کلر لینس لگائے تھے جو دیکھنے میں تو عام سے لینس نظر آ رہے تھے، لیکن انہیں کئی رنگوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ مجھے اس کے یہاں آنے کا خدشہ تھا اس لیے میں نے لینس کو ریڈ ویژن میں ایڈجسٹ کر لیا تھا تاکہ اگر لیڈی گھوسٹ یہاں آئے تو میں اسے آسانی سے دیکھ لوں، اور ایسا ہی ہوا۔ یہ بھی شاید کسی غار میں موجود تھی، جب میں تنویر سے باتیں کر رہا تھا تو یہ خاموشی سے غار سے نکل کر اس طرف آ گئی تھی اور غور سے ہماری باتیں سن رہی تھی۔ میں اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا اور مجھے اس کی کلائی میں یہ گیجٹ ہی عجیب معلوم ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی غائب ہونے کا سارا فنکشن اس کی کلائی میں موجود کھلونے نما گیجٹ میں ہے، اس لیے میں نے اس کے گیجٹ پر گولی چلا دی، اور جیسے ہی گیجٹ تباہ ہوا یہ نہ صرف بے ہوش ہو کر گر گئی
गई बल्कि हमारे सामने ज़ाहिर भी हो गई, इमरान ने कहा। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही थी? सर सुल्तान ने हैरतज़दा लहजे में कहा। ये हमारे जरिए 08 लेबॉर्ट्री में पहुंचना चाहती थी ताकि वहां से ब्लैक क्रिस्टल हासिल कर सके, इमरान ने कहा। क्या कहा? ये हमारे जरिए ब्लैक क्रिस्टल हासिल करने आई थी? सर सुल्तान ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। हाँ, इसे शायद पता चल गया था कि आप यहाँ लेबॉर्ट्री खिलवाने और अंदर की चेकिंग करने के लिए आने वाले हैं, तो ये आपके पीछे यहाँ आकर छुप गई ताकि जैसे ही हम लेबॉर्ट्री ओपन करके अंदर जाए ये इसी तरह गैबी हालत में पीछे लेबॉर्ट्री में दाखिल हो जाए। ये चूंकि दिखाई नहीं देती है इसलिए आसानी से हमारे साथ नहीं नीचे जाकर डॉक्टर जमशेद अब्बासी का एक क्रिस्टल हासिल कर सकती थी, इमरान ने कहा। ओह, लेकिन इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ लेबॉर्ट्री खुलवाने और उसकी चेकिंग के लिए आ रहा हूँ? सर सुल्तान ने कहा। इस लड़की का नाम रीटा है और ये डेली पाकिस्तान न्यूज़ की चीफ एडिटर इरशाद अब्बासी के साथ काम करती है। उसे शायद मालूम हो गया था कि चीफ एडिटर इरशाद अब्बासी का ताल्लुक डॉक्टर जमशेद अब्बासी से हो सकता है। उसने ऑफिस से ही इरशाद अब्बासी को फ़ोन किया और उसे जानबूझकर ऐसी इतला दी कि वो परेशान हो जाए और वो ब्लैक क्रिस्टल और डॉक्टर जमशेद अब्बासी को हिफाजती इंतजाम सख्त करने का कहे। अगर चीफ एडिटर इरशाद अब्बासी उसके सामने डॉक्टर जमशेद अब्बासी से बात करता तो उसे आसानी से पता चल जाता कि डॉक्टर जमशेद अब्बासी कहाँ है। लेकिन चीफ एडिटर इरशाद अब्बासी ने अपने भाई डॉक्टर जमशेद अब्बासी को कॉल करने की बजाय आपको कॉल कर दी। इस तरह वो इस जगह का एड्रेस जान गई। चूंकि ये गायब थी इसलिए ये भी हो सकता है कि ये आपके साथ आपकी कार पे यहाँ आई हो, इमरान ने कहा। ओह, लेकिन तुम्हें इस बात का कैसे पता चला कि ये डेली पाकिस्तान न्यूज़ की चीफ एडिटर इरशाद अब्बासी के साथ काम करती है? सर सुल्तान ने पूछा। मैं इससे पहले मिल चुका हूँ, उसने मुझसे कार में लिफ्ट ली थी और मैंने उसे पाकिस्तान डेली न्यूज़ के ऑफिस तक ड्रॉप किया था, इमरान ने कहा। जो भी है ये अच्छा हुआ ये काबू में आ गई है, वरना इसने वाकई ही पाकिस्तान में भौचाल मचा दिया था। कभी कुछ चोरी करती थी और कभी कुछ, सर सुल्तान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। इसका इरादा अब ब्लैक क्रिस्टल हासिल करने का था। जब आपने मुझे 08 लेबॉर्ट्री की तरफ आने का कहा तो मुझे शक हुआ था कि हमारे पीछे ये भी आ सकती है, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि तनवीर भी यहाँ मौजूद होगा और वो हमारी बातें सुन लेगा, इमरान ने कहा। हाँ, इसका मुझे अब अफसोस हो रहा है कि मैं इरशाद अब्बासी की बात सुनकर सीधा यहाँ क्यों भाग आया और तुम्हें भी यहाँ बुला लिया, और यहाँ आकर मुझे कम से कम वो सब बातें नहीं करनी चाहिए थी, सर सुल्तान ने तासुब भरे लहजे में कहा। जो होना था वो हो गया, होने को कोई नहीं टाल सकता। मुझे भी इस बात का अफसोस है कि अब मेंबरान उनके साथ X2 का कोई रियायत नहीं बरतेगा। अब शायद वाकई उनका आखिरी वक्त आ गया है जिसे रोकना अब मेरे बस की बात भी नहीं है, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। कुछ सोचो इमरान बेटा, मेंबरान को इस तरह हलाक करना कौमी मफाद में नहीं है, उन्हें समझाया भी तो जा सकता है, सर सुल्तान ने कहा। X2 के मामलात को ना सुलझाया जा सकता है और ना किसी को समझाया जा सकता है। मैं सोचने को बहुत कुछ सोच सकता हूँ, लेकिन इस मामले में X2 की सोच को बदलना मेरे लिए नामुमकिन है। मैं लेडी घोष को लेकर अब आपके साथ आ रहा हूँ, इमरान ने कहा। तो क्या अब तुम 08 लेबॉर्ट्री नहीं जाओगे? सर सुल्तान ने चौंक कर पूछा। नहीं, अब मैं वहाँ जाना ज़रूरी नहीं समझता। लेबॉर्ट्री इसी तरह सील्ड रही यही बेहतर है, इमरान ने स्पार्ट लहजे में कहा। तो सर सुल्तान ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने तनवीर को उठाकर सर सुल्तान की कार की पिछली सीट पर डाल दिया। उसने तनवीर की गर्दन की एक मखसूस रग दबा दी ताकि उसे रास्ते में होश ना आ जाए, पर उसने लेडी घोष की गर्दन की रग भी दबाई और उसे तवील मुद्दत के लिए बेहोश किया। उसे उठाकर अपनी स्पोर्ट्स कार की साइड सीट पर बिठाया और फिर वो कार लेकर निकलता चला गया। सर सुल्तान ने भी कार उसके पीछे लगा दी। फिर वो दोनों कारें दौड़ाते हुए दानिश मंजिल की तरफ रवाना हो गए। इमरान के चेहरे पर बदस्तूर ठोस चट्टानों जैसी संजीदगी थी। 1 घंटे के मुसलसल सफर के बाद वो दानिश मंजिल पहुंच गए। इमरान के कहने पर सर सुल्तान कार पोर्च में ले गए और फिर जब उन्होंने कार रोकी तो इमरान ने अपनी कार से निकलकर सबसे पहले उनकी कार से बेहोश तनवीर को निकाला और उसे उठाकर डार्क रूम में ले गया। उसके बाद वो वापस आया और अपनी कार से लेडी घोष को उठाकर डार्क रूम में ले गया। लेडी घोष को डार्क रूम पहुंचाकर जब वो वापस आया तो सर सुल्तान के साथ ब्लैक जीरो भी खड़ा था। इसके चेहरे पर हैरत के तासुरात दिखाई दे रहे थे। ये आप तनवीर को बेहोशी की हालत में क्यों लाए हैं और उसे डार्क रूम में क्यों छोड़ आए हैं, और वो लड़की कौन है? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। मीटिंग रूम में चलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, और सर सुल्तान आप भी साथ आ जाएं, इमरान ने संजीदगी से कहा। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन।